माताएं और भाषाएं शामियानों से नहीं, बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं। हिंदी और शुद्ध हिंदी बोलने वालों का आकर्षण, उनका गौरव, उनकी गरिमा और समाज में उनकी मान्यता बढ़ी है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का योगदान है। अगर मैं राजनीतिक टिप्पणी में ना लिया जाऊं तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री का भी है, जो गुजराती भाषी होते हुए शानदार हिंदी बोलते हैं, अद्भुत हिंदी बोलते हैं। मैं लंदन उतरा था एक कार्यक्रम के लिए, तो एक बड़ी संस्था ने कराया था और उन्होंने चार्टर भेजा था। तो चार्टर की अलग लाइन लगती है, विशेष लाइन लगती है। तो वहाँ जो लड़की बैठी थी वो 23-24 साल की होगी। वर्चस्ववादी अहंकार को चुनौती देनी है इस हॉल में बैठे हुए एक एक व्यक्ति को बाहर निकलकर अपने संस्थानों में। ये जो हिंदी के प्रति और भारत के प्रति हेयता है, इसकी चुनौती देनी है। उसने मुझे देखा और मेरी ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ था पोइट। भाई 2011 में हमने विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया, कॉलेज से, और जो काम करने चले थे वो सही नहीं हुआ, तो यही बचे थे, तो पोइट लिख रखा था। तो मैंने लिखा था पोइट, कुर्ता पजामा। तो उसने मुझे देखा, वेल पोइट फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा यस। ओह, लैंडेड बाय चार्टर। मैंने कहा यस, रेंटेड, आई एम गोइंग टू बाय माय ओन। ये जो अहंकार है कि कभी नहीं उतर सकता। फिर उसने पूछा, ओ वेल मिस्टर पोइट, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन माई कंट्री। भाई वीजा दिया है, पैसे दिए हैं, काम को आए, तेरा कंट्री क्या हो गया। हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन माई कंट्री। मैंने कहा लेस देन योर फोरफादर्स स्टेड इन माई कंट्री। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। असरकारी हिंदी के सरकारी सेवकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको। ये संवाद का सत्र है सर, और आपसे पहला प्रश्न जो मन में कौतूहल उत्पन्न कर रहा है, किसी भी सरकारी पुरस्कारों की सूची में कभी किसी ने आपका नाम नहीं देखा है, कोई सरकारी पुरस्कार अब तक आपको नहीं मिला है, विश्व हिंदी सम्मेलन में आप कभी नहीं गए हैं, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में आपको नहीं देखा गया है। आज इस सरकारी कार्यक्रम में आप आए हैं, अब तक क्यों नहीं रहे और आज क्यों हैं, दोनों का। देखिए, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है पहला ही, इसके लिए मैं थोड़ा तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी पहली बात तो आज के आयोजकों को बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से आदरणीय गृह मंत्री जी को और गृह मंत्रालय का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं पिछले 36 वर्षों से कवि सम्मेलन के या साहित्य के मंच में हूँ, विद्यार्थी के नाते सीख रहा हूँ। सरकारी कार्यक्रमों में ना जाने के पीछे कोई विशेष दुराग्रह नहीं था, लेकिन एक कवि की जो वाचा है, जो कवि की अभिव्यक्ति है, उसमें जितनी सीमाएं होनी चाहिए उसके बोल देने की, कह देने की, सरकारी आयोजनों में कई बार उनकी मर्यादा रेखा निश्चित होती है। ऐसे में जाकर अपने यजमान को, अपने आयोजक को भी संकट में डालना और स्वयं भी संकट में पड़ना, दोनों ही काम अच्छे नहीं हैं। और ऐसा नहीं है मैं पहले सरकारी कार्यक्रम में नहीं गया, मैं गया हूँ। मुझे आज भी याद है कि 2006 के आसपास देश का जो सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है, तथाकथित रूप से लाल किले का कवि सम्मेलन, उसमें मैं एक बार आमंत्रित करा गया था और स्मृति शेष स्वर्गीय बाल कवि बैरागी जी के अनुमोदन पर मुझे बुलाया गया था। तो मैं चला गया। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थी, दिवंगत हो गई, बहुत ही अच्छी नेता आदरणीय शीला जी। तो मैंने मंच से यही कहा था कि प्रथम और आखिरी बार आप सबको प्रणाम करता हूँ, चूँकि उसकी जो पत्र जाता है, निमंत्रण पत्र कवियों का, उसमें लिखा रहता है कि आप अपनी कविता में किसी तात्कालिक विषय पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक विचार पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई कठोर बात नहीं कहेंगे। तो मैंने शीला दीक्षित से निवेदन किया कि साहब आज पहली बार मैं आ गया बैरागी जी की वजह से, अगली बार या मुझे ना बुलाएं और कवियों को भी ना बुलाएं, आप प्रयास करें कि कवि सम्मेलन की जगह हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन कराएं, उसमें कोई कठोर स्वर नहीं होता, सब मीठा मीठा होता है उसके अंदर। तो इसलिए एक बार तब गया था, फिर उन आयोजकों को पता चल गया कि ये व्यक्ति बुलाने लायक नहीं है, तो फिर मैं शांत हो गया। हो सकता है आज के बाद इन्हें भी पता चले, इसके लिए
सर, एक गंभीर बात। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसे किस दृष्टि के रूप में देखना चाहिए? एक तो ये कि हिंदी को एक दिवस में समेट दिया, या कुछ विस्तृत दृष्टिकोण हो सकता है इसका? पहली बात तो कि भाषा का कोई दिन नहीं होता, और दूसरी बात ये कि इस भव्य भारत मंडपम में मैं तो पहली बार आया हूँ, चूँकि यहाँ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते नहीं है। बहुत सुंदर मंच है, बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। भारत भर में हिंदी का दिन रात मान रखने वाले सपूत और बेटियां यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सामने इकट्ठे हुए, जिनका सम्मान हुआ, जिनकी वजह से संस्थानों में इस भाषा का गौरव शेष है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माताएं और भाषाएं शामियानों से नहीं, बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं। अगर परतंत्र भारत में भी बांग्ला भाषा एक रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा करती है, एक शरतचंद्र पैदा करती है, एक बंकिम पैदा करती है, तो समंदर पार विलायत तक, ब्रिटेन तक, स्पेन तक, स्वीडन तक ये महक जाती है कि एक कवि पैदा हुआ है जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहा है, और विश्व में उनके सम्मान को नोबेल पुरस्कार से निर्धारित किया जाता है। तो यदि हिंदी लोकप्रिय बेटे बेटी पैदा करना जारी रखे, हिंदी के कवियों की कविताएं नामीबिया में गाई जाएं, नाइजीरिया में गाई जाएं, तंजानिया में गाई जाएं, तब तो हिंदी का मान बढ़ता रहेगा। अन्यथा सरकारें संस्कृति और भाषा का प्रबंधन कर सकती हैं, नियंत्रण नहीं कर सकती। आप सब इस राजभाषा के प्रबंधक हैं, नियंत्रक नहीं हैं। समस्या ये हो गई है 70 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति में कि जब भी कला का क्षेत्र आता है या संस्कृति का क्षेत्र आता है, प्रयास किया जाए कि इसका नियंत्रण किया जाए। और ये अभिव्यक्ति की चीजें हैं, इनका नियंत्रण नहीं हो सकता। ये जब जब नियंत्रण से बाहर होंगी तब तब ये स्फुट होंगी। ये इंद्रधनुष के रंग हैं, ये किसी कैनवस पर बनाई गई पेंटिंग नहीं है जिसमें आप अपने पितामह की पेंटिंग बनवा लें कि इनके लिए कविता लिख दीजिए। तो कवि तो युग का भास से लिखेगा, उसे आज स्वीकार करो या कल स्वीकार करो। इसलिए 14 तारीख को हम सब सरकार में काम करने वाले लोग जो राजभाषा के लिए काम करते हैं वो इकट्ठे हों 14-15 को, उनका सम्मान हो, उनका रेखांकन हो। हमारी सरकार के मुखिया लोग उनका वर्धापन करें, उन्हें आश्वस्ति दें, ये अच्छी बात है। लेकिन भाषा तो तभी विकास पाएगी जब वो 365 दिन हमारे आत्मगौरव का नाद करेगी, हमारी अभिव्यक्ति का नाद करेगी। सर, आप हिंदी कविता का एक वैश्विक चेहरा हैं। पूरे विश्व में आपकी कविताएं गूंजती हैं, पूरे विश्व में आप जाते हैं हिंदी कविता की पताका लेकर। विश्व के मन में हिंदी के प्रति क्या व्यवहार है, आपको कैसा अनुभव हुआ है? संस्कृति और भाषाओं का स्वीकार दो ही बातों से होता है, या तो उनमें ऐसा अद्भुत रच दिया जाए कि विश्व को वो पढ़ना पड़े, या जो भाषा के लोग हैं वो विश्व पर कितना वर्चस्व स्थापित करें। जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, हम एक भाषा के सम्मेलन में हैं, इसलिए किसी भाषा की निंदा करना समीचीन नहीं है। कोई भी भाषा निंदनीय है, हर भाषा बहुत अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी भाषा है। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि पर भाषा शास्त्री के नाते कोई भी हमारा मित्र देखेगा तो वो ये पाएगा कि अंग्रेजी काफ़ी कमतर भाषा है, काफ़ी हल्की भाषा है। जो समृद्धता हिंदी के पास है, इसलिए नहीं कि मैं हिंदी भाषी हूँ या हिंदी के कारण पल रहा हूँ। लोग मुझसे कहते हैं अंग्रेजी अच्छी है, निश्चित रूप से है, पर हिंदी जैसी नहीं है। वहीदा रहमान बहुत सुंदर हो सकती है, पर मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती। मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। तो या तो भाषा ऐसा लेखन पैदा करे कि विश्व को उसे पढ़ना पड़े, या भाषा के लोग वर्चस्व स्थापित करें। अब चूंकि पिछले कुछ दिनों से भारत विश्व शक्ति के रूप में मान्यता पा रहा है, हमने भी सफ़र किया है, तो हमने भी इस पासपोर्ट की अहमियत बदलते हुए देखी है। अभी मैं जब रात को लौटा हूँ कुआलालंपुर से, सिंगापुर से, तो जो हमारे प्रति 10-15 वर्ष पहले भाव था वो अब नहीं है। अब हम भारतीय हैं ये जानकर लोग रुचि लेते हैं, जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, प्रगति कैसे हो रही है। ये सब हमारे नेतृत्व के कारण भी हुआ है और हम सबकी सामूहिक जागृति और युवा शक्ति के कारण हुआ है। तो इसी कारण अब हिंदी में लोगों की रुचि बढ़ने लगी है, अब हमारी भाषा के प्रति भी रुचि बढ़ने लगी है। और मैं मानता हूं कि अगर हिंदी जैसे संस्कृत है, संस्कृत बोलने वाले राजाओं ने विश्व पर अधिकार नहीं किया, लेकिन फिर भी संस्कृत विश्व भर में पढ़ी जाती है, क्योंकि संस्कृत में ज्ञान का वह अमूल्य भंडार है जिसे खोदे बिना विश्व तृप्त हो ही नहीं सकता। ये तय बात है। तो हिंदी में भी हमको चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो,
चाहे अर्थ के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो। कुछ ऐसा कालजयी रचना पड़ेगा, लगातार रचना पड़ेगा हमें, जिससे लोग उसे मान्यता दें, उसके बारे में चर्चा करें। और ये एक सुखद प्रभाव है कि अब विश्व भर में हमारे भारत के उदय के साथ साथ हमारी राजभाषा का उदय भी रेखांकित होने लगा है। आदरणीय, आज युवा वर्ग जो विज्ञान का विद्यार्थी है, तकनीक का विद्यार्थी है, वो हिंदी के प्रति थोड़ा संकोच भाव से रहता है। इसे आप कैसे देखते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे निरस्ता बढ़ेगी, वैसे वैसे भाषा की उपादेयता बढ़ेगी, भाषा की जरूरत बढ़ेगी। एआई का जो प्रभाव भारत में या विश्व में आने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व कविता का होने वाला है, सबसे ज्यादा महत्व संवेदना का होने वाला है। क्योंकि मशीन कुछ भी कर लेगी, धड़कते हुए दिल की संवेदना ईजाद नहीं कर पाएगी, वो तो हम ही ईजाद कर पाएंगे, वो तो हम ही कह पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी कोई नई तकनीक आए, जैसे आज से 15-20 वर्ष पहले जब नई तकनीक आ रही थी, तो हमारे हिंदी कवि सम्मेलन में इस बात का बहुत डर था कि अब हमें कोई क्यों बुलाएगा, अब तो घर बैठे कविता सुन लेगा। यूट्यूब आया था 2006 में, 2004 में भारत ने इंटरनेट में प्रवेश किया। पर मुझे उसी समय यह पता लग गया था कि जैसे जैसे तकनीक यंत्र बनेगा, हम ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध होंगे। और एक बात और आप सबसे मैं साझा करूं, अपने वरिष्ठ और साथी लोगों से, तकनीक को हथियार बनाइए, उसका भोजन मत बनिए। मैं हरिद्वार में बोला तो एक IITian लड़का आया था, उसने नीचे से पर्चा भेजा कि मैं IIT रुड़की में पढ़ता हूं, हरिद्वार घूमने आया था, आपको बोलते हुए देखा तो रुक गया हूं। आप ये भगवान राम के बारे में बता रहे हैं, मुझे क्यों सुनना चाहिए, मैं तो AI का विद्यार्थी हूं। तो मैंने उसको कहा, तुझे सबसे ज्यादा राम समझना चाहिए, क्योंकि पूरी राम कथा में 2 पात्र हैं, एक को कहा जाता है मायापति और एक को कहा जाता है मायावी। रावण को कहा जाता है मायावी और राम को कहा जाता है मायापति। तुझे इस माया का तू अगर अधीन हो गया तो तेरे अंदर रावण पैदा होगा, और इस माया पर अधिकार कर लिया तो तेरे अंदर रामत्व पैदा होगा, भारत पैदा होगा। तो जितनी ज्यादा तकनीक बढ़ेगी, जितना ज्यादा AI बढ़ेगा, उतना भाषा की संवेदना का प्रयोग बढ़ेगा। तो जो हिंदी लिखने पढ़ने वाले कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और जो मुझसे कम आयु के हैं, मैं उन्हें थोड़ा वरिष्ठ होने के कारण, आयु में वरिष्ठ होने के कारण, ज्ञान में नहीं, ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय प्रतीक्षा कर रहा है, जब मनुष्य की संवेदना को मशीन से बचाते हुए मनुष्य बने रहने के लिए आपकी भाषा के कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। आदरणीय, मन में एक प्रश्न ये उठता है कि जो हिंदी भाषी भारतीय हैं, वो जब विदेश की धरती पर जैसे ही पैर रखते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना आने लगती है कि वो हिंदी कैसे बोलें, वो अंग्रेजी का प्रयोग करने लगते हैं। तो वैश्विक पटल पर हिंदी के प्रति जो हीन भावना है या दारिद्र्य बोध है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं और ये कैसे दूर होगी? ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि मालिक लोग जो होते हैं, जो बड़े तथाकथित बड़े होते हैं, उनका आचरण नीचे किया जाता है। हमारे यहाँ इसे सामान्य प्रक्रिया में यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। और ये अच्छी सूचना है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में हिंदी और शुद्ध हिंदी बोलने वालों का आकर्षण, उनका गौरव, उनकी गरिमा और समाज में उनकी मान्यता बढ़ी है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का योगदान है। अगर मैं राजनीतिक टिप्पणी में ना लिया जाऊं तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री का भी है, जो गुजराती भाषी होते हुए शानदार हिंदी बोलते हैं, अद्भुत हिंदी बोलते हैं, और उसमें अपनी बात वो संप्रेषण कर पाते हैं। इसमें टीवी में जाइए तो आप, हमारे बड़े छोटे भाई, बड़े लोकप्रिय हास्य कलाकार हैं कपिल शर्मा, उन्होंने बार बार अपने शो में कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। इनमें हम जैसे लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करके कहा है कि अंग्रेजी से ये मिल सकता है, लेकिन हिंदी से ये मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि भाषा का गौरव बोध या देश का गौरव बोध, ये तो आपकी निजी लड़ाई है। अगर आपको लगता है ये बड़े हैं, तो आप इस भाषा के गौरव बोध से देश में भी नहीं लड़ पाएंगे। आप विदेश में कह रही हैं, मैं देश में देखता हूं, जैसे आप दिल्ली से बंबई की फ्लाइट में बैठिए और आप आगे बैठे हैं 1F पर बिजनेस क्लास में। अब एक सज्जन घुसे जो आपकी बिल्कुल बगल में 1E पर बैठेंगे, वो आपको देख के मुस्कुराएंगे। उनकी वस्त्र वेशभूषा, उनका बिजनेस क्लास में जाना, उनका हवाई जहाज में जाना, ये एक ऐसा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो उनकी इन्फीरियरिटी से निकला है।
और वो आपको कहेंगे वेल कुमार जी वंडरफुल, फ्लाइंग टू बॉम्बे। अब वो जानते हैं कि मैं हिंदी का कवि हूं, वो भी हिंदी जानते हैं। फ्लाइंग टू बॉम्बे, मैंने कहा नहीं जी, रास्ते में कोटपुतली कूदूंगा छाता लेकर मैं आज। तो फिर वो मुझे देखते हैं, यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा भाई साहब शुरू तो आपने करी थी, अब ये जहाज बंबई जा रहा है तो मैं भी बंबई जाऊंगा, इसमें क्या है, आप भी बंबई जाओगे। ये हमारी कमतरी का बोध है, और बहुत सारे लोग इसे आपको अनुभव कराने के लिए कटिबद्ध हैं, और विदेश में ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, उनके अंदर का ये वर्चस्ववादी अहंकार जो उन्होंने पैदा किया है, ये जा नहीं रहा है, और इसका जवाब है वो सब लोग जो उन्हें सार्वजनिक मंचों पर लताड़ते हैं। जैसे कल परसों एक शेफ ने उनको बोल दिया, बीबीसी वालों को, भारत के एक बड़े शेफ से उन्होंने पूछा कि भारत में जो हंगर है उससे आप सीखे होंगे खाना। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अमृतसर का हूं, हमारे यहाँ कोई हंगर नहीं है, इतने लंगर चलते हैं कि हंगर है ही नहीं, खत्म हो गई, सब लंगर ने मार दी। उसने कहा हंगर मैंने सीखा तुम्हारे न्यूयॉर्क से, जहां सड़क पर फूड फूड चिल्लाते हुए लोग घूम रहे थे। आपको ये जवाब विश्व मंचों पर देना पड़ेगा। वो दिन हिंदी के लिए बड़ा दिन था जब हिंदी के एक प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस जाकर कहा कि मैं हिंदी में बोलूंगा। मैं इस समय पर उस अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करना चाहता हूं, जिस भारत के नेता ने कहा। छोटी छोटी बातों से कविता जी आपको इन्हें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, आपको इनका सामना करना पड़ेगा। हमने अभी नया घर बनाया नोएडा में, तो उसमें स्विच लगे, वो जो आजकल स्विच लगते हैं जो टेलीफोन से चल जाते हैं और दीवार पर लगते हैं, जर्मन की एक कंपनी बना के भेजती है। उन्होंने कहा आप जो लिखवाना चाहें हम लिख देंगे। हमने लिखवाया प्रकट, स्वागत, यवनिका। उसने कहा ये तो नहीं लिखेंगे हम। हमने कहा हम तुमसे लेंगे ही नहीं। अब उसने देखा कि इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, लाखों रुपए का। फिर बातचीत चली, फिर बोले आप लिख के भेज दीजिए, हम उतार देंगे। मैंने कहा हाँ, अब आप हमारे घर पधारिए कभी, आप जब भी आइए आप देखिएगा उसमें स्वागतम इति एंड की जगह। मैं लंदन उतरा था एक कार्यक्रम के लिए, तो एक बड़ी संस्था ने कराया था और उन्होंने चार्टर भेजा था। तो चार्टर की अलग लाइन लगती है, विशेष लाइन लगती है। तो वहां जो लड़की बैठी थी वो 23-24 साल की होगी। वर्चस्ववादी अहंकार को चुनौती देनी है इस हॉल में बैठे हुए एक एक व्यक्ति को, बाहर निकलकर अपने संस्थानों में। ये जो हिंदी के प्रति और भारत के प्रति हेयता है, इसकी चुनौती देनी है। उसने मुझे देखा और मेरी ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ था पोइट। भाई 2011 में हमने विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया, कॉलेज से, और जो काम करने चले थे वो सही नहीं हुआ, तो यही बचे थे, तो पोइट ही लिख रखा था। तो मैंने लिखा था पोइट, कुर्ता पजामा। तो उसने मुझे देखा, वेल पोइट फ्रॉम इंडिया। मैंने कहा यस। ओह, लैंडेड बाय चार्टर। मैंने कहा यस, रेंटेड, आई एम गोइंग टू बाय माय ओन। ये जो अहंकार है कि कभी नहीं उतर सकता। फिर उसने पूछा, ओ वेल मिस्टर पोइट, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन माई कंट्री। भाई वीजा दिया है, पैसे दिए हैं, काम को आए, तेरा कंट्री क्या हो गया। हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन माई कंट्री। मैंने कहा लेस देन योर फोरफादर्स स्टेड इन माई कंट्री। तब कर ली, ओ माई गॉड यू आर ए पोइट। यह जो वर्चस्ववाद है अंग्रेजी का, आप देखिए 5 लोग, हम जहाँ नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, किसी घर की महफिल में आप जाइए, एक गेट टुगेदर रखिए जी, 25 लोग आए हुए हैं, सब 200 300 करोड़ के टर्नओवर के, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, आके सबके हाथ में एक विस्की का गिलास। वेल कुमार जी, आई जस्ट वॉचिंग योर यूट्यूब, इट वॉज मार्वलस। मैंने कहा जी क्या देख रहे थे आप, समझ में नहीं आई भाई साहब। वो मैं आपका देख रहा था रामचंद्र जी वाला। अच्छा अच्छा, हाँ ये बोलो ना, आप उन्हें अवसर देते हो जवाब देकर। अमेरिका में अक्सर लोग कहते हैं जिनके परिवार में जाओ, मेरा बच्चा हिंदी नहीं बोल पा रहा है सर, क्या करें। अरे इससे हिंदी में बात सुनना शुरू कर दे। अंग्रेजी में दूध मांग सुनो मत, अंग्रेजी में रोटी मांगे सुनो मत, जैसी हिंदी में कहे मम्मी दूध सुन ले, दे दे तुरंत। इसकी भी समझ आ रही है। तुम खुद ही बेबी, नो बेबी यस, तुम खुद ही गुलाम हो चुके हो अपनी बुद्धि से। यार गर्व करो किस देश में पैदा हुए हो, गर्व करो जिस भाषा में पैदा हुए हो, जो भगवान ने बोली है। ये जो उर्दू में कहते हैं ना एहसास से कमतरी, हिंदी में तो इसका कोई शब्द ही नहीं बना, क्योंकि हिंदी में होती नहीं थी। अंग्रेजी वालों की होती होगी या उर्दू वालों की होती होगी भाई, हमारे नहीं हुई थी। ये आपने अपने मन में धारण कर लिया है।
जितने लोग यहाँ बैठे हैं राजभाषा की सेवा करने वाले, मैं आशा करता हूँ कि आप करते होंगे। मैं प्रतिपल इस बात पर गर्व करता हूँ कि मुझे एक ऐसी भाषा में जन्म लेने का अवसर मिला जिसमें बिहारी, सूर, तुलसी, घनानंद, सेनापति जैसे महान कवि पैदा हुए, जिसमें भूषण का शंखनाद हुआ, जिसमें माँ मीरा और महादेवी वर्मा जैसी बेटियों ने जन्म लिया, जिसमें गोपालदास नीरज ने रात रात भर झूमकर गाया। मेरे पास जन्म से लेकर मृत्यु तक की कविता है। मेरे कवि संसार के पास बच्चे की किलकारी का सूरदास का रुदन आनंद भी है, जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे मलरावे जोई सोई कछु गावे। और मेरे पास महाकवि नीरज जी का मृत्यु गीत भी है। तो ऐसा किन भाषाओं में मिलता है, ऐसा किन भाषाओं में संबंधों की गूढ़ता के संबोधन मिलते हैं। भाभी ढूंढ लीजिए अंग्रेजी में, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऐसा लगता है जैसे जमानत करा के ला रहे हो। इन लॉ हमारे यहाँ कितना सुंदर शब्द है, भाभी, भौजाई। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। अद्भुत भाषा है। अब इतनी सुंदर भाषा पर भी किसी को अंदर से ग्लानिबोध आता हो तो उसका उपचार तो अगले जन्म में ईश्वर ही करेगा। आदरणीय, आप हिंदी कविता के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन अचानक आप अपने अपने राम, अपने अपने श्याम के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? आप आध्यात्मिक प्रसार कर रहे हैं या इसमें हिंदी का भी कुछ हित है? भाषा हो या कोई विषय हो, प्रत्येक विषय का प्रकर्ष आध्यात्म ही होता है। और जो लोग कहते हैं कि आप राम पर क्यों बोलने लगे, राम पर बोलने का तो काम ही कवियों का था। सबसे पहले ये कथा, ये कहानी आदि कवि वाल्मीकि जी के श्रीमुख से निकली, जो कवि थे। उसके बाद इसने लोक ख्याति पाई विश्व के महानतम कवि महात्मा तुलसीदास जी के माध्यम से। इसके बाद इसको लोक ख्याति मिली राष्ट्रभाषा के प्रथम कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से। इसीलिए राम की कहानी पर तो अधिकार ही कवियों का है, या वो कहानी इतनी सरस है कि उसे जो गा दे वो कवि बन जाए। जैसा गुप्त जी ने कहा, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो मैं तो इस कहानी की, इस कथा के जो वैज्ञानिक पक्ष हैं और जो युवाओं के लिए उपादेय हैं, उनकी कुछ विवेचना जो यथासंभव मुझे पता है वो मैं कर रहा हूँ। उसमें 80% युवा आ रहे हैं। जैसे 10,000 लोग हैं तो 8,000 युवा आते हैं, 2,000 पुराने लोग भी आते हैं। तो इसका कोई नियति निर्धारित है, मेरे द्वारा निर्धारित नहीं है। ये आगे किस द्वार पर जाएगी लकीर, इसका भी पता नहीं है। पर इस समय कृष्ण जी पर बोलने पर, राम जी पर बोलने में आनंद आ रहा है। लोग बुला रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, यही चल रहा है। जो हिंदी के प्रति जो थोड़ी बहुत संकीर्णता बची है, उसे आप कैसे दूर करना चाहते हैं कवि सम्मेलन के माध्यम से वाचिक परंपरा के रूप में? एक तो जब आप ये कहती हैं वाचिक परंपरा, तो सबसे पहले तो हिंदी कविता में 2 भाग कर देते हैं कि भाई ये वाचिक वाले हैं और ये प्रकाशन वाले हैं। कविता तो एक ही है, और कविता तो वो है जो लोग स्वीकार करे, कविता तो वो है जो लोग कंठ में आए। कोई हमसे पूछता है कि दुनिया के सबसे बड़ा कवि कौन, तो मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े कवि गोस्वामी जी, जो 24 घंटे गाए जाते हैं। यहाँ भी गाए जाते हैं, रात हो जाए तो वहाँ गाए जाते हैं। ऐसा कोई कवि नहीं है जिसे 24 घंटे गाया जाए। वाचिक परंपरा या कवि सम्मेलन के माध्यम से एक तो जो युगीन कविता है वो गाई जाए, जो लड़कों की जबान है, जो युवाओं की भाषा है, उसमें गाया जाए। और दूसरा, हिंदी का आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो, हिंदी अर्थ प्रधान हो। जैसे ये सब हमारे सरकारी अधिकारी बैठे हैं, अब इनके यहाँ एक बड़ी समस्या है। आप लोग कहते हैं ना सरकारी कार्यक्रम क्यों नहीं करते। इनके यहाँ किसी गायक को बुलाने का मानदेय तय करने में कोई समस्या नहीं है। ये किसी गायक को बुलाएंगे एनटीपीसी में, एनएचपीसीएल में और किसी भी विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, इन्हें उनके 50-60 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि कुमार विश्वास बुलाना है, तो ये सर्कुलर निकाल के लाएंगे कि हमारे यहाँ तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कवि को 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। और वो भी इनका 5 साल पुराना सर्कुलर है, 5 ईयर्स हो गए इसको सर्कुलर को।
अब ये उस सर्कुलर को लिए लिए अपने शहर में होने वाले अग्रवाल समाज के कवि सम्मेलन में जाते हैं राजभाषा अधिकारी होके। वहीं एनटीपीसी है, वहीं एनएचपीसी है, और प्रोग्राम हो रहा अलीगढ़ में, तो वहाँ से आए फिर कहते हैं सर मैं वहाँ एनटीपीसी में राजभाषा अधिकारी हूँ। भैया आप अपने यहाँ क्यों नहीं कराते? हिंदी नॉन एसेट है सर, हिंदी का कोई ऐसा नहीं है सर। आप ये मत देखिए हिंदी आपको क्या देती है, आप ये मत देखिए कि बैंक में व्यापार कितना होता है, आप ये देखिए कि इसी भाषा के माध्यम से आपके बैंक में व्यापार होता है, तो हिंदी उतनी बड़ी एसेट है जितनी कोई और चीज हो सकती है। आप इसी भाषा में अपने यहाँ के वर्कर से बात करते हैं, एनटीपीसी में, एनएचपीसी में, पावर ग्रिड में, इसी भाषा में बात करते हैं, तो आपको भाषा का आर्थिक स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। हिंदी जब तक जीविका का शानदार साधन नहीं बनेगी तब तक उसमें प्रतिभाशाली लोगों का आगमन नहीं होगा। ये जो हिंदी का, हम जूते पहनते हैं भाई, अब ये पहन लिया हमने, पता नहीं कौन सा रेड सोल कौन सा है, इस पे गोला लगा के लगाएंगे वो पेज पे अपने पे हिंदी वाले, इसकी कीमत देखेंगे पहले गूगल से कि 80,000 का कि 1 लाख का, फिर कहेंगे देखो ये हिंदी का आदमी इतना बड़ा जूता पहने हुए, प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ था। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि प्रेमचंद जी का जूता क्यों फटा हुआ था, मुझे क्यों शर्म आए? निराला भूखे मर गए थे, इसे तमगा लेके गाओ निराला। पिछले साल जनवरी में राम मंदिर के विग्रह स्थापना के समय हम थोड़े ज़्यादा व्यस्त हो गए, तो जहाँ जहाँ अपने अपने राम था, कवि सम्मेलन था, वहाँ आयोजकों ने कहा जी मेरे यहाँ भी आना जरूरी है, मेरे यहाँ भी आना जरूरी है। तो हमने चार्टर कर लिया 2 महीने के लिए कि भाई चार्टर से चले जाएंगे। आयोजक ने पैसे दिए तो कर लिया, खेत थोड़ी बेचे अपने। तो भाई साहब उस चार्टर पे गोला लगा लगा के देखो चार्टर से राम का नाम। भाई ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हराम वाले ही चार्टर में चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है? बट ये एहसास कमतरी और ये जो बोध है, इसके खिलाफ हिंदी के एक एक बेटे बेटी को लड़ना पड़ेगा कि आप फैक्ट्री चला सकते हैं, आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इस बिजली उत्पादन करने के लिए आपको जिस भाषा में अपने वर्कर से बात करनी है, श्रमिक से बात करनी है, वो भाषा मेरी माँ की भाषा है, इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा। आदरणीय, प्रारंभ में आपने कहा कि कविता तो एक ही है, लेकिन मन में बार बार प्रश्न कौंधता है कि वाचिक परंपरा या कवि सम्मेलनी या मंचीय परंपरा और हिंदी की पुस्तकीय परंपरा, उनमें अक्सर द्वंद्व देखा जाता है। इसमें नुकसान किसका है? हिंदी का? इसमें नुकसान हिंदी का है, इसमें मुझ जैसे पाठक का है, कवि का है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ निजी रूप से जो उस मुख्य धारा की कविता के लोग हैं, रचनाकार हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं। अब ये अचानक हुआ 70 के दशक के बाद। 70 के दशक के शुरुआत में कवि सम्मेलनों में वे सब कवि बैठे थे जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते थे। रामधारी सिंह दिनकर भी थे, सोहनलाल द्विवेदी भी थी, महियसी महादेवी वर्मा हमारी माँ वो भी बैठी हुई थी। तमाम लोग जो उधर पढ़ाए जाते थे वो इधर भी बैठे हुए थे। 70 के दशक में जब आपातकाल का समय आया और देश में बेचैनी पैदा हुई तो कुछ कवियों ने तात्कालिक कविता लिखनी शुरू कर दी जो उसी समय ताली पैदा करती थी। सरकार के खिलाफ 2 बातें बोल दी, 2 बातें व्यवस्था के खिलाफ बोल दी, तुरंत ताली बज गई। तो जो शाश्वत कविता लिखने वाले थे, भाई निराला क्या पढ़ते थे? निराला पढ़ते थे सरोज स्मृति, निराला पढ़ते थे राम की शक्ति पूजा। बलिया के कवि सम्मेलन में राम की शक्ति पूजा पढ़ी, ददरी मेले में निराला जी ने, और उन्हें सुनने के लिए रामचंद्र शुक्ल गए, नीचे बैठे। कितना बड़ा मंच होता होगा जहां रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण विदिक्ष प्रकर वेग प्रकर शतशैल संवरण शील नील गर्जित सुर। क्या बढ़िया भाषा होती होगी। और आखिर हम पहुंचे कहाँ? लैंड का हमने किया। एक दिन मेरी घरवाड़ी ने मुझसे कही, होकर परेशान हैरान हमसे हमारे पड़ोसी बोले श्रीमान। तो ये सब एक प्रवृत्ति आई 70 के दशक के आखिर में, जिन्होंने तात्कालिक बात कहनी शुरू करी। जैसे ही वो शोरगुल मचा, हमारे अच्छे कवि चुपचाप नेपथ्य से नीचे उतर गए और उन्होंने धीमे धीमे कहना शुरू किया कि मंच पर विदूषकों का, चीखने चिल्लाने वालों का, अकवियों का कब्जा हो गया है। मेरा इस बात का विरोध है। कल गली के 2-4 लफंगे लड़के आपके आंगन में रोज ताश खेलने लगे और शराब पीने लगे तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे क्या? मंच आपका था, कविता आपकी थी, बड़े आप थे और बड़े आप भी हैं। आइए इस मंच पर,
बढ़िया, उनसे बढ़िया प्रभावित कविता पढ़िए, ज़्यादा तालियां लीजिए और उन्हें हड़काइए कि आगे से ठीक भाषा पढ़ेंगे। तो ये दोनों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया। अब एक मुख्य धारा की कविता पैदा हो, उसमें भी दो भाग हो गए। कुछ तो सही में कवि ही थे, कुछ लोग निराला जी के एक कथन का उल्टा अर्थ ले गए। निराला जी ने कहा था मुक्त छंद की कविता लिखो, छंद यति विधान से बाहर हो, छंद के अनुशासन से बाहर हो, लेकिन छंद हो। जैसे मैं निराला जी की एक कविता मुक्त छंद की पढ़ता हूं, आप देखना इसमें कहीं भी छंद की कमी हो। एक पंक्ति छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ जिसके तरुतले श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा बार बार करती प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, फिर देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार का रोई। इसमें कहां छंद की कमी है? पर कुछ प्रतिभाहीन लोगों ने क्या करा, उस मुक्त छंद को छंद मुक्त कर लिया। अब वो कविता लिखते हैं, सुबह सुबह आसमान ने चिड़िया पहनकर सूरज से कहा कि गिलहरी उदास है, कविता समाप्त। अब इसे पढ़िए आप। अच्छा, इस पर इसे वही समझते हैं, वही पढ़ते हैं, वही व्याख्या कर लेते हैं, वही इस पे अकादमी पुरस्कार ले लेते हैं, वही वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं, वही राजभाषा सम्मान हो जाता है उनका, तो बहुत महान आदमी है ये। अच्छा, वही पाठ्यक्रम में लग जाती है आके फिर, क्योंकि वो सब एक चलता रहता था, सेटिंग का सिलसिला वो चलता रहा। इस बीच में हिंदी के कवियों का क्या हुआ, वो अग्रवाल समाज में गए, रोटरी क्लब में गए, उन्होंने अपनी कविता पढ़ी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, जो आदमी यहाँ उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ कविता पढ़ दो, अभी ताली बज जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ दो, पाकिस्तान तो यहाँ आना नहीं, क्या क्या दिक्कत है, मार देंगे, जला देंगे, राख कर देंगे, चिंता मत कर, मोदी जी हैं, अभी तक मार देगा तुझे, खत्म, ये ताली बजाई देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये आदमी बहुत अच्छा है। क्या मतलब, इससे क्या हुआ? इसके खिलाफ पड़ जाओगे, अफगानिस्तान के खिलाफ कविता, अरे भाई उससे क्या मतलब मेरा है? वो गधे पे खच्चर पे चल रहा है, मैं दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा हूं, मैं उसे क्यों गाली बकूंगा भाई, और क्यों ताली बजवाऊंगा उस पर मैं? ये क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि कविता ने आपके अंदर मनुष्यत्व कितना पैदा किया, मनुष्यता कितनी पैदा की। युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है, वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। कवि सम्मेलन के कवि ने सोचा कि भाई मैंने तो अपना जो भी ये प्रहसन पढ़ा, मुझे तो नीचे उतरते समय 51,000 रुपये मिल गए, मुझे तो 71,000 रुपये मिल गए। अब ये मुख्य धारा वाला मुझे माने ना माने, ये अपने घर बैठे है कौन ये? तो वो अपने घर बैठ गए, ये अपने घर बैठ गए। उसका नुकसान ये हो गया कि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पाठ्यक्रमों में जनसंपर्क शून्य कविता का विकास हुआ। एक कविता की पंक्ति कंठ पर नहीं है। मैं एक कार्यक्रम में गया था, उसमें हिंदी की ओर से एक महाकवि आए थे मुख्य धारा के, उन्होंने यूं करके फाइल उठाई और बोले कि मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं। मैं अभी दक्षिण में गया था, वहां के विद्यार्थियों को ये याद हो गई और चश्मा लगा के अपनी कविता पढ़ने लगे। तो फिर मेरा नंबर आया, मैंने कहा जी मैं एक कविता सुना रहा हूँ, वो मेरे अलावा किसी को याद नहीं है और मैं कविता देखूंगा नहीं, खुद ही सुनाऊंगा आपको अपने आप। तो इन दोनों कविता धाराओं में जो संघर्ष है ये हिंदी के लिए दुखद है। उर्दू में अभी भी ये है कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं वही मंचों पर हैं। अंग्रेजी में तो खैर यहाँ है ही नहीं, बांग्ला में भी यही है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कल में हिंदी का मंच का कवि थोड़ा अतिरिक्त सजग होगा, अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर, अपने भाषा बोध को लेकर, अपने व्याकरण को लेकर, अपनी चेतना को लेकर, और मुख्य धारा का कवि स्वीकार्यता को लेकर सजग होगा कि वो छंद में वापस कैसे लौटे, लय में कैसे लौटे, और जनता की जो भावना है उसका अनुवाद करने योग्य कविता कैसे लिखे। मैं आशा ही कर सकता हूँ ये बात। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में हिंदी के योगदान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 1000 वर्ष का यात्रा क्रम है इस भाषा का। बहुत सारी बोलियों ने इसे गढ़ा है, पूरे भारत में जितनी बोलियां हैं उन सब ने गढ़ा है। और ये राजभाषा जो राष्ट्रभाषा का सफ़र तय कर सकती है, इसमें स्वतंत्रता के बाद की कुछ राजनेताओं की उक्तियां बीच में आ गई, अन्यथा ये काम हो भी जाता। एक गुजरात से निकले हुए नायक ने
जब ये मान लिया कि ये भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है महात्मा गांधी जी ने, पूज्य बापू ने, तो इसके बाद तो कोई बात बनती नहीं है। लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत की स्वीकार्यता में इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी मलय देश में था, मलेशिया में, कुआलालंपुर में और सिंगापुर में। वहाँ भी अनेकानेक ऐसे लोग थे जो हिंदी की फिल्में देखते हैं तो पूरी समझते हैं। और इस देश में भी देश भर से लोग आए हुए हैं, दक्षिण में भी, बंगाल में भी, हर जगह जो लोग हैं वो हिंदी को समझते हैं। तो भारतीयता का जो रंग है, उसका जो कैनवस है, वो हिंदी भाषा है। उस पर चटक रंग अन्य भाषाओं के भी हैं, बोलियों के भी हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारी माँ का बड़ा घर है और उसकी बहुत सारी बहनें हैं। हमारे मन में सबका सम्मान है, लेकिन अगर भारत की व्याख्या कोई एक भाषा कर सकती है तो वो केवल हिंदी कर सकती है, अगर भारत नामक विचार की व्याख्या करनी है। किसी भी भाषा के विकास में, विशेष रूप से हिंदी के विकास में, वैश्विक विकास में, उसकी सहजता ज़्यादा आवश्यक है या उसकी शुद्धता? देखिए, मुझे क्षमा करेंगे, मैं भाषाई शुद्धता के अतिरिक्त आग्रह का पक्षधर नहीं हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं कवि हूँ। अगर मैं भी समीक्षक होता, आलोचक होता तो मैं भी ऐसा कहता। मैं ये मानता हूँ कि कबीर की तरह की भाषा बहता नीर है, हर समय अपनी भाषा का निर्माण करता है, हर बोली अपनी भाषा का निर्माण करती है। जैसे हमारे ब्रज में एक शब्द है लड़कियों के लिए, छोरी। आप कुछ ब्रज के लोग होंगे तो जानते होंगे। रसखान ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो इसकी प्रयोजनीयता को और लालित्यपूर्ण बनाने के लिए कविता में कहा, ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो भाषा इतनी ही शुद्ध होनी चाहिए जितनी वो भावों की संवाहक हो और परंपराओं को ठीक रख सके। उसमें धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा जुड़ना और घटना चलता रहता है। हम इस बात पर तो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो 10 साल में एक बार दोबारा प्रकाशित होती है, उसमें इस बार भारतीय भाषाओं के 5000 शब्द आए, कि 3000 शब्द आए, कि ढाबा आया, कि धमाका आया। लेकिन हम अपनी भाषा में ज़रा सा भी हेर फेर हो तो हम उद्विग्न हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। शब्द बाहर से आ सकता है, लेकिन व्याकरण और संवेदना भाषा के बरतने की वैसी है। तो शुद्धता का तो मैं बहुत पक्षधर नहीं हूँ। वैश्विक विस्तार में तो मैं यही कहता हूँ कि वर्चस्व और भाव दो चीज़ें हैं। हमारे जीते जी भारत अगर विश्व में नंबर 1 शक्ति बन गया तो विश्व के सारे देशों को हिंदी सीखनी पड़ेगी, निश्चित बात। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बापू का सपना इसे राष्ट्रभाषा बनाने का रहा है, तो हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक की यात्रा तय करे, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और सरकार का क्या प्रयास होना चाहिए? मैंने बड़ी विनम्रता से पहले ही कहा था कि सरकार की भाषाओं से, सरकार के प्रयासों से राजभाषा का, संस्कृत का या संस्कृति का कोई बहुत अधिक काम हो संभव नहीं होता है। ये समूहों के शक्तिशाली होने से होता है। जैसे विभाजन के बाद एक भाषा भारत में, पूरे भारत में गई, उससे पहले वो अपने प्रांत में रहती थी, पंजाबी। उससे पहले वो केवल पंजाब में थी। लेकिन विभाजन की विभीषिका के बाद पंजाब के यशस्वी बेटे पूरे भारत में गए। सरदार लोग गए, सिख लोग गए, पंजाबी लोग गए। वो अपने साथ अपनी भाषा भी लेके गए और भोजन भी लेके गए, जो परंपरा का था। धीमे धीमे समय की उस विभीषिका से उन्होंने मुक्ति पाई, संघर्ष किया, ईमानदारी से मेहनत की, गांव ज्वार में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। इतनी प्रतिष्ठा बनाई कि छोटे छोटे कस्बों में ठीक सामान मिलेगा और ईमानदार सामान मिलेगा, इसके लिए सरदार जी की दुकान ढूंढी जाती थी। मुझे मेरे कस्बे की याद है कि भाई अगर अच्छा सामान लेना है सरदार जी की दुकान पर चले जाओ। यानी कि एक ईमानदार मेहनती कौम आगे बढ़ी। जब उन्होंने भारत के सारे विभागों में वर्चस्व पा लिया, फिल्मों में नंबर 1 हो गए, संगीत में नंबर 1 हो गए, व्यापार में उन्होंने बढ़िया काम कर लिया, उन्होंने शुरू कर दिया। आज मुझे हिंदुस्तान की एक शादी बता दो जिसमें भांगड़ा ना हो रहा हो, जिसमें पंजाबी गाना ना गाया जा रहा हो। मुझे भारत का कोई एक छोटा कस्बा बता दो, घर बता दो जिसमें छोले भटूरे ना खाए जा रहे हैं।
हमारे सबके घरों में पिछले 50 साल पहले बड़ी बहन को जीजी कहा जाता था। आज हर घर में दीदी कहा जा रहा है, क्योंकि पंजाबी में जी नहीं है, दी है, जय माता दी, इसलिए वहां से आया। तो आप शक्तिशाली बन जाइए, भाषा अच्छी बन जाएगी। भारत के बेटों का पता चला अमेरिका में सबसे बड़ा गैस स्टेशन का काम है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा काम है, वो च्याऊ माऊ करता हुआ चीनी भी नमस्ते बोलेगा, नमस्ते आके बोलेगा, उसमें क्या है। जिसका ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास बल है, उसकी भाषा मानी जाती है, या जिसके पास भाव है। तो मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मेरे पास भाव है, इसलिए तंजानिया में भी थोड़ा थोड़ा गाया जाता हूँ, फिलीपींस में भी गाया जाता हूँ, श्रीलंका में भी गाया जाता हूँ। और कोई मुझसे पूछता है कि और कितनी मेहनत करनी है, क्या सपना है, इतने साल हो गए करते हुए, इतना सब ले लिया, तो मैं कहता हूँ यही सपना है कि ब्राजील के समुद्र तट पर सूर्य स्नान करती हुई युवतियां, जिस दिन कोई दीवाना कहता है गाएंगे, उस दिन कहूंगा काम हो गया, आपने कविता लिख ली। आदरणीय इन करतल ध्वनि से ये संपूर्ण समूह के अभीष्ट का पता चल रहा है। इन सब की ओर से आपसे निवेदन कर रही हूँ कि एक जो वैश्विक पंक्ति बन चुकी है, जिसकी मैंने साक्षात उसका अनुभव किया है कि अभी जो हम क्रूज़ पर यात्रा किया है, जो उसके बाद लोग आपको कोई दीवाना कहता है कि नाम से, हो सकता है नाम ना जानते हो, लेकिन वो चीन के लोग जो आपको जय श्री राम कह रहे थे और कह रहे थे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो यदि जनता अपनी करतल ध्वनि से निवेदन करे, तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगी कि कुछ पंक्तियां, क्योंकि ये अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, जिसकी पताका को दिग्गंत तक आप लेकर गए हैं, और उसकी पहचान में ये पंक्तियां उस नींव में हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपका जो मन हो, लेकिन वो पंक्तियां तो आपसे निवेदन करती हूँ। एक बार आपकी जोरदार तालियां। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, सरकारी और असरकारी, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। कि कोई दीवाना कहता, कोई मगर धरती की बेट, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे, ये तेरा जीवन भर कर्ण ने इस बात का संकल्प लिया कि एक दिन अर्जुन को मारना है। जीवन भर यही सोचा। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, हमें ऐसे प्रसन्नता हुई जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हों। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान अहंकारी देश है, वो अफगानिस्तान को अपमानित करता रहता है। एक छोटे से साधनहीन देश के बच्चों ने भारतीय खिलाड़ियों से प्रेरणा ली, कोचिंग ली और अपने गुरुओं के देश में अपने शत्रु को अपमानित करके हराया। इस बात की प्रसन्नता पूरे देश ने मनाई।